चलिए जानते हैं कि इंडियन रेलवेज के कौन से वो टॉप 5 पीएसयू स्टॉक्स हो सकते हैं जो कि 2030 तक बहुत बड़े मल्टी बैगर्स बन जाएंगे। इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से एक है जो सिर्फ पैसेंजर्स को ही नहीं बल्कि फ्रेट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। अगर हम इंडियन रेलवेज का आउटलुक 2030 तक स्टडी करें और 5 प्रॉमिसिंग पीएसयू स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम देख सकते हैं कौन से वो की फैक्टर्स हैं जो इनके ग्रोथ और परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करेंगे। इन्वेस्टर्स इन स्टॉक से कैसे सिग्निफिकेंट फायदा उठा सकते हैं ये भी हम एनालाइज करेंगे। 1853 में एस्टैब्लिश्ड इंडियन रेलवेज आज एक जायंट एंटरप्राइज बन चुका है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के थ्रू ऑपरेट करता है। हर दिन करोड़ों लोग इस पे ट्रैवल करते हैं और लाखों टन फ्रेट ट्रांसपोर्ट होता है। ये इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है और इसके मॉडर्नाइजेशन प्लान्स, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टॉक्स के आउटलुक पर मेजर इंपैक्ट डालते हैं। अभी के सिनारियो में इंडियन रेलवेज काफी सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज को एड्रेस करना जरूरी है। बहुत पुराने ट्रैक्स, आउटडेटेड सिग्नलिंग सिस्टम्स और इनएडिक्वेट फैसिलिटीज को मॉडर्नाइज करना। मुझे याद है जब मैं ट्रेन से सफर करता था तो ये प्रॉब्लम्स कितनी एविडेंट होती थी। अब काफी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स इस तरफ उठाए गए हैं जिनका फायदा बहुत सारी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को मिला है। एचबीएल पावर इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। दूसरा मुद्दा है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जिसमें मेंटेनेंस, पंक्चुअलिटी और सेफ्टी इश्यूज को एड्रेस करना जरूरी है। गवर्नमेंट ने कुछ मेजर इनिशिएटिव्स लिए हैं जो इंडियन रेलवेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा चैलेंज है फाइनेंशियल स्ट्रेन। सब्सिडीज और लो फेयर स्ट्रक्चर के कारण रेवेन्यू जनरेशन एक मेजर कंसर्न बन जाता है। और चौथा चैलेंज है कंपटीशन फ्रॉम एयरलाइंस एंड रोड ट्रांसपोर्ट। इंक्रीजिंग एयर कनेक्टिविटी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स की वजह से इंडियन रेलवेज को काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं जिनसे इंडियन रेलवेज को इन चैलेंजेस का सामना करने में आसानी होगी। नंबर 1, प्राइवेट पार्टिसिपेशन, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पीपीपी को एनकरेज किया जा रहा है जिससे मॉडर्नाइजेशन और इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से फ्रेट मूवमेंट तेजी से होगा और इससे पैसेंजर ट्रेन्स के लिए भी ज्यादा कैपेसिटी अवेलेबल होगी। नंबर 3, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स। इनिशिएटिव्स जैसे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मॉडर्न और फास्ट ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करेंगे। नंबर 4, इलेक्ट्रिफिकेशन। भारतीय रेलवेज ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट रखा है जिससे डीजल डिपेंडेंसी कम होगी और ऑपरेशन कॉस्ट भी कम होंगे। नंबर 5, स्टेशन रीडेवलपमेंट। भारतीय रेलवेज मेजर स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ रीडेवलप कर रही है और इसका कई उदाहरण हम देख ही रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडियन रेलवे स्टॉक्स को अफेक्ट कर सकते हैं। इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स और नेगेटिव फैक्टर्स। सबसे पहले चलते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स की तरफ। नंबर 1, पॉजिटिव फैक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नए प्रोजेक्ट्स और मॉडर्नाइजेशन से रेवेन्यू जनरेशन और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही इंप्रूव होंगी। नंबर 2, इंक्रीज्ड फ्रेट रेवेन्यूज। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से फ्रेट बिजनेस काफी एक्सपैंड हो सकता है। नंबर 3, गवर्नमेंट सपोर्ट। सरकार का कंसिस्टेंट सपोर्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ग्रोथ को सस्टेन करते हैं। नंबर 4, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। डिजिटाइजेशन, एआई और आईओटी जैसी टेक्नोलॉजीज का अडॉप्शन ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करेगा। नाउ लेट्स एड्रेस सम नेगेटिव फैक्टर्स। कुछ नेगेटिव फैक्टर्स एक्चुअल हैं और कुछ नोशनल, यानी कि ये नेगेटिव फैक्टर्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स अभी ऑपरेशनल हों। थियोरेटिकली देखा जाए तो सबसे पहला नेगेटिव फैक्टर आता है इकोनॉमिक्स स्लोडाउन। ये समस्या इंडियन रेलवेज को फिलहाल फेस नहीं करनी पड़ रही है, लेकिन थियोरेटिकल नॉलेज के लिए ये एक फैक्टर बन सकता है। इकोनॉमिक्स स्लोडाउन के केस में डिमांड रिडक्शन और रेवेन्यू लॉस हो सकता है। नंबर 2 पर आता है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अभी तो हमारे देश में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं और जल्दी होते हैं तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से पॉलिसी चेंजेस इंडियन रेलवेज पर नेगेटिव प्रभाव डाल सकते हैं। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। नंबर 3 में है रेगुलेटरी चेंजेस, एनवायरमेंटल और सेफ्टी रेगुलेशंस अलोंग विद कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, जिसमें पोटेंशियल है टू इंक्रीज कॉस्ट फॉर इंडियन रेलवेज। नंबर 4, नेगेटिव फैक्टर है कंपटीशन, और ये एक एक्चुअल चैलेंज है इंडियन रेलवेज के लिए। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि एयरलाइन कनेक्टिविटी और रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे इंडियन रेलवेज को डेफिनेटली कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। अब हम पहुंचे हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, जहां हम फ्यूचर आउटलुक 2030 की बात करेंगे। इस डिस्कशन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है समझने की आसानी के लिए। सबसे पहले 2024 से 2026 तक हम देखेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स और चेंजेस इस समय हो सकते हैं जो इंडियन
इंडियन रेलवेज को इम्पैक्ट करेंगे। फिर अगले स्टेजेस हैं 2026 से 2028 तक और फिर 2028 से 2030 तक। सबसे पहले आते हैं 2024 से 2026 तक। शुरुआत के ईयर्स में इंडियन रेलवेज मॉडर्नाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फोकस करेगा। डीएफसी कंप्लीशन जैसे मेजर इनिशिएटिव्स और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन से स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के बढ़ने से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा। अगला फेज होगा 2026-2027 का। ये बीच के साल होंगे जहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का असर रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाई देगा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फ्रेट रेवेन्यू भी बढ़ेगा। डिजिटल इनिशिएटिव्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से कस्टमर एक्सपीरियंस और सर्विस क्वालिटी भी सुधारने की उम्मीद है। स्टॉक्स का परफॉर्मेंस स्टेबल और अपवर्ड ट्रेंड की तरफ इंडिकेट करेगा। आखिरी फेज होगा 2028 से 2030 तक। इस डिकेड के अंत तक इंडियन रेलवेज एक ट्रांसफॉर्म्ड और मॉडर्नाइज्ड एंटिटी बन जाएगा। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स और वर्ल्ड क्लास स्टेशन से पैसेंजर्स और फ्रेट ट्रैफिक काफी बढ़ेगा। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर ऑपरेट करते हुए इंडियन रेलवे स्टॉक्स एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनेंगे। इस लॉन्ग टर्म ग्रोथ और रिटर्न्स का पोटेंशियल भी काफी हाई होगा। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आज ही इन स्टॉक्स को पहचानें और अगर हमें ठीक लगता है तो इन्हें अपने पोर्टफोलियोज में शामिल करें। अगर हम सारे आउटलुक को कंक्लूड करें तो इंडियन रेलवे स्टॉक्स का आउटलुक 2030 तक काफी प्रॉमिसिंग दिखाई देता है। Investing in this sector due to government initiatives, technological advancements और infrastructural development can be a smart decision. लेकिन investors को market trends और economic indicators पर भी नजर रखनी चाहिए और अपने investment decisions को regularly review करते रहना चाहिए। If you are long-term investors or have belief in the Indian economy, Indian Railways stocks can add value to your portfolios. फ्यूचर में एक्सपेक्टेड ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी से आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। भारतीय रेलवेज का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। चलिए अब हम आज के टॉप 5 पीएसयू स्टॉक्स पर बात करते हैं। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह या सुझाव नहीं है। ये पीएसयू स्टॉक्स हैं जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं और इनके बारे में पहले भी बहुत चर्चा हो चुकी है। आपके लिए अच्छा होगा कि आप इन पर अपनी रिसर्च करें और अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें किसी भी निवेश निर्णय से पहले। पहला स्टॉक हमारी लिस्ट में है इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IRFC। IRFC प्राइमरीली इंडियन रेलवेज के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है। इसका काम है रेलवेज को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना ताकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशन कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो सके। इसकी मार्केट कैप 2.28 ट्रिलियन करोड़ रुपए है। करंट प्राइस हम देख सकते हैं स्क्रीन पर 174 रुपए है। 52 वीक हाई 200 और 52 वीक लो 31.95 रुपए है। बुक वैल्यू इसकी 37.6 रुपए है। IRFC की EPS 4.91 रुपए है और स्टॉक की PE है 35.62। IRFC ने हाल ही में अपना Q4 FY24 रिजल्ट्स भी डिक्लेयर किया है जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,599 करोड़ से बढ़कर 1,717 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू भी 23,932 करोड़ से बढ़कर 26,655 करोड़ हो चुका है। IRFC ने 0.7 रुपए स्टॉक डिविडेंड भी अनाउंस किया है। IRFC एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैकिंग और स्टेबल बिजनेस मॉडल के साथ अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हमारे डिस्कशन में आता है रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL। RVNL प्राइमरीली रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करता है जिसमें न्यू लाइंस, डबलिंग, गेज कन्वर्शन, इलेक्ट्रिफिकेशन, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और वर्कशॉप्स शामिल हैं। इसका काम है इंडियन रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप और एनहांस करना। कंपनी का मार्केट कैप 812.74 बिलियन INR है और बाकी पैरामीटर्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंपनी ने TTM बेसिस पर 7.55 रुपए की अर्निंग पर शेयर डिक्लेयर की थी। RVNL ने Q4 FY24 रिजल्ट्स में नेट प्रॉफिट 433 करोड़ बताया है। रेवेन्यू भी 22,915.13 करोड़ हो गया है RVNL का Q4 में। कंपनी ने 2.11 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। रीसेंट कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स में RVNL ने कुछ मेजर मेट्रो प्रोजेक्ट्स और हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स को एंडोर्स किया है जो इसकी ग्रोथ को सस्टेन करेंगे। इनकी ऑर्डर बुक लगभग 65,000 करोड़ रुपए की है जिसमें 50% नॉमिनेशन से आता है जो टिपिकल रेलवे प्रोजेक्ट्स होते हैं और 50% मार्केट से आता है।
आने वाले समय में ये ऑर्डर बुक करीब 75,000 करोड़ रुपए तक इंक्रीज होने के चांसेस हैं। कंपनी ने इलेक्ट्रिफिकेशन और ट्रांसमिशन लाइंस के प्रोजेक्ट्स भी जीते हैं। हमारा अगला स्टॉक है राइट्स, जो कि कंसल्टेंसी सर्विसेज में एक लीडिंग प्लेयर है। यह प्राइमरीली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। इसकी सर्विसेज में डिजाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस और इंस्पेक्शन शामिल हैं। मार्केट कैप 16,936 करोड़ रुपए है। बाकी पैरामीटर्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं और TTM बेसिस पर 18.95 रुपए की अर्निंग्स पर शेयर राइट्स ने डिक्लेयर की है। लुकिंग एट द क्वार्टरली रिजल्ट्स, राइट्स के Q4 2024 में 137 करोड़ का प्रॉफिट है और रेवेन्यू भी 2,438.92 करोड़ का है मार्च 2024 तक। कंपनी ने हाल ही में 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया था। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो राइट्स ने कुछ नए इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए हैं जो उनकी ग्लोबल प्रेजेंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। कंपनी का ऑर्डर बुक Q3 ऑफ FY24 में 612 करोड़ का रहा है। नाउ लेट्स डिस्कस रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रेलटेल इज प्राइमरली अ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर मैनेजिंग फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स अलोंगसाइड द रेलवे नेटवर्क। रेलटेल का कोर बिजनेस है ब्रॉडबैंड, VPN, लीज लाइन सर्विसेज और डेटा सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड करना। कंपनी की मार्केट कैप 135.02 बिलियन रुपए है और बाकी फाइनेंशियल पैरामीटर्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। TTM बेस पर कंपनी ने 7.64 रुपए की अर्निंग्स पर शेयर डिक्लेयर की है। रेलटेल ने अपनी Q4 FY24 के रिजल्ट्स में नेट प्रॉफिट 78 करोड़ रुपए डिक्लेयर किया है। रेवेन्यू भी 2026.17 करोड़ रुपए डिक्लेयर किया है। कंपनी ने 1 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। अब अगर कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की बात करें तो रेलटेल ने रिसेंटली कुछ नए डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर मेजर प्रोजेक्ट्स को भी एग्जीक्यूट किया है। कंपनी का करंट ऑर्डर बुक 4,600 करोड़ रुपए का है। टोटल ऑर्डर बुक का लगभग 40% ट्रांसलेट होने की FY25 तक उम्मीद है। मार्च की शुरुआत में रेलटेल ने स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ओडिशा से 88 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था, जिसमें कमांड कंट्रोल सेंटर को एनहांस करना और इंटेलिजेंट एनफोर्समेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब IMS इंप्लीमेंट करना शामिल था। फरवरी में कंपनी को वेस्टर्न रेलवे से यूनिफाइड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के इंप्लीमेंटेशन के लिए 125 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। जनवरी में रेलटेल ने नवोदय विद्यालय समिति से 162 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर लिया था, जो PM श्री इनिशिएटिव के अंडर आता है और इसका एम है जवाहर नवोदय विद्यालय में इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और IT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी लिस्ट में है एयरकॉन इंटरनेशनल। एयरकॉन प्राइमरीली कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फोकस करता है, जो प्रोजेक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ओवरसीज मार्केट्स में भी प्रसिद्ध हैं। एयरकॉन के प्रोजेक्ट्स में रेलवेज, हाईवेज, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स शामिल हैं। एयरकॉन का मार्केट कैप है 251.56 करोड़ रुपए। बाकी फाइनेंशियल पैरामीटर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। TTM बेसिस पर इसने 9.88 अर्निंग्स पर शेयर जनरेट की है। एयरकॉन ने अपनी Q4 24 रिजल्ट में नेट प्रॉफिट 247 करोड़ रुपए डिक्लेयर किया है। रेवेन्यू भी 10,261 करोड़ रुपए से बढ़कर 12,387 करोड़ रुपए हुआ है। कंपनी ने अपना इक्विटी डिविडेंड 3.1 रुपए पर शेयर अनाउंस किया है और रीसेंट कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स में एयरकॉन ने कुछ मेजर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी एंडोर्स किए हैं, जो फ्यूचर रेवेन्यू को काफी बूस्ट कर सकते हैं। एज ऑफ मार्च 31, 2024 एयरकॉन इंटरनेशनल की टोटल ऑर्डर बुक 27,208 करोड़ रुपए तक थी। यह अमाउंट अलग अलग सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें रेलवे सेक्टर से एक बड़ा हिस्सा है 21,158 करोड़ रुपए। इसके बाद हाईवे सेक्टर से मिला है 5,964 करोड़ रुपए का। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स भी हैं जिनसे 86 करोड़ का कंट्रीब्यूशन है, जो एक काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है अगर हम अदर सेक्टर्स को देखें। एयरकॉन इंटरनेशनल की टोटल ऑर्डर बुक की अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन रेलवे प्रोजेक्ट्स पर मेजर फोकस करते हुए दिखाई देती है। अगर आपको ये वीडियो से अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो ये थे कुछ PSU स्टॉक्स जो रेलवे सेक्टर से रिलेटेड हैं। अब इन वीडियो को देखें ताकि आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बूस्ट करने में मदद मिले, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे मैंने पहले कहा था, ये किसी भी रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है। एक समझदार इन्वेस्टर के लिए स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी की नॉलेज के साथ साथ मल्टी बैगर स्टॉक्स का चुनाव करने की समझ भी जरूरी है। इसीलिए आप जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं उन्हें अपने रिसर्च के बाद या अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह के बाद लेनी चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पर।